हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आप बीपीएससी मेंस चाहे यूपीएससी अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें एसए और मेंस लिखना हो, तो मैं कहूँगा जनसत्ता पेपर पढ़ना चाहिए। जनसत्ता पेपर में आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, यानी कि ना कोई सरकारी होता है ना इसमें विपक्ष की तरह की डायग्राम, बीच में के रास्ते से पेपर है। तो इससे विद्यार्थी को मेंस में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ही करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका शब्द बहुत अच्छा आता है। तो जनसत्ता पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जनसत्ता पेपर को कंटेंट देखो ना, देखो अब आपको पता है कि बजट पास हुआ है, और उसमें भी क्योंकि बजट ये आगे चुनाव होने वाली है, ठीक है, तो अंतरिम बजट पे पेश किया गया है। इसमें वित्त मंत्री सीतारमण भी है, ठीक है। ये अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के और सरकार की टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। तो उसमें ये उल्लेख अंतरिम बजट में क्या होती है ना, इसमें कोई चीज़ नया घोषणा नहीं करते, जो पिछले से चले आ रहे हैं ना उसी को तो एक्सटेंशन करते हैं या उसी में पेमेंट ज़्यादा करके और जनता को लुभाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, ये सब फसल बीमा योजना हुआ है, कृषि से है, टैक्स से है, कोई किसमें छूट करनी है क्या है वो चीज़ है। लेकिन ये नहीं कि मतलब शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे लेकिन नया कोई योजना इसमें लॉन्च नहीं करेंगे। तो ये वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जब सरकार गठित भी हो जाएगी ना, तब उसके बाद ये फाइनली बजट पेश करेंगे। ये अभी अनुदान अंतिम बजट जो है ना, ये बीच में यानी फरवरी के बाद अब बीच में चुनाव होनी है, जून मई तक में इसको फाइनल करनी है। तो इस बीच में चलाने के लिए सरकार अनुदान बजट लाई अंतरिम बजट। तो वित्त कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में बजट का आकार 6.1% से बढ़कर 47.66 लाख करोड़ रुपये का हो रहा है। व्यय में वृद्धि और पूंजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक आवंटन के कारण बजट का आकार बढ़ रहा है। ये बात सही। बजट का आकार कब बढ़ेगा? जब आप व्यय ज़्यादा कर रहे हो, पूंजीगत व्यय, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको जरूर है कि इन पर बढ़ेगा ही। सीतारमण कहते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 का लेखानुदान या अंतरिम बजट इसको पेश करते हुए एक तरफ जहां पूंजीगत व्यय 11% बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव भी किया है। चालू वित्त वर्ष यानी करंट के लिए राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को संशोधित कर इसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5.8% कर दिया गया है। इसमें हम समझेंगे, पहले बजट के बारे में इतना तो देख लिए, लेकिन बजट कुछ विशेषता समझ लें। मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि बजट क्या होती है, संविधान में कहाँ उल्लेख है, क्या है नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले ये देखेंगे बजट क्या होती है। कहेंगे बजट केंद्रीय बजट भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होती है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। फरवरी में प्रस्तुत किया जाता, पहले था टाइम घटा दिए। इसमें जो होता है ना, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट शामिल होती है। अब देखें कि भारतीय संविधान में क्या उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया, धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। आज़ादी के बाद देखें तो भारत का पहला बजट पारित हुआ था 1947 में, और वित्त मंत्री उस टाइम था आर.के. शनमुगम शेट्टी। तो बजट के बारे में इतना जाना, लेकिन इससे और रिलेटेड बजट देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 भी देख लेते हैं। इसी में अनुच्छेद 12 देखने में, अनुच्छेद 12 ये कहता है, इसी बजट में जब आप पढ़ोगे ना पॉलिटी लक्ष्मीकांत, तो उसमें अनुच्छेद 12 केंद्रीय बजट को सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय के रूप में निवार्य करता है। अनुच्छेद 12 कहता है, इसी में आप जब ये बजट को देखोगे उनमें आपको 112 अनुदान मांग 113 आर्टिकल में है, वित्त विधेयक 110 में है, FRBM एक्ट अधिनियम 2003 के भी विवरण इसमें दे रखे हैं। तो ये सब है। बजट का उद्देश्य क्या होती है? केंद्रीय बजट जो है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, सामाजिक न्याय समानता को बढ़ावा देने के साथ साथ राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इसका
बजट का उद्देश्य है। इसमें क्या होती है, सबसे पहले क्या होगी, बजट राष्ट्रपति का अभिभाषण होती है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त संबोधन करती है। इसमें सरकार की एजेंडे कई सारी जो होती है उनके बारे में बताते हैं, क्या सरकार काम किया है इसमें। उसके बाद रेल बजट भी हो, आर्थिक सर्वेक्षण भी होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन ये तो अंतरिम है तो इसमें तो नहीं हुआ। लेकिन जब ऐसे प्रोसेस जो होती है, पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होती है, बजट पेश से एक दिन पहले लोकसभा में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। उसके बाद रेल बजट 2016 तक रेल अलग हो गया था, लेकिन 2017 में आम बजट को विलय कर दिया गया था। आम बजट में रेल बजट को विलय कर दिया था। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस पर चर्चा होती है, फिर अनुदान की मांग होती है। हाँ, वित्त विधेयक फिर पारित होता है। वित्त विधेयक जिसमें कराधान प्रस्ताव शामिल है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और अधिनियमित किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बजट लागू हो जाता है। वार्षिक बजट और अंतरिम बजट के बीच में अंतर भी समझ लेते हैं। दोनों के बीच में अंतर क्या है, अभी तो अंतरिम बजट चल रही है और फिर वार्षिक बजट होगी। सबसे पहले बजट देख लेते हैं। वार्षिक बजट में राजस्व सृजन, व्यय आवंटन और प्रमुख नीति घोषणाओं और सही सरकार के वित्त सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक, जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च तक के लिए सरकार के लिए वित्तीय रोडमैप की रूपरेखा दे जाती है। अब दूसरी देखें तो अंतरिम बजट क्या होती है। अंतरिम बजट सरकार के कार्यभार संभालने तक चल रही योजनाओं और महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक खर्च को बनाए रखने पर केंद्रित होता है। अंतरिम बजट अपनी क्षण भंगुर प्रकृति के कारण प्रमुख नीतिगत घोषणाओं होती है, ठीक। तो ये अंतरिम बजट और बजट दोनों चीज़ का अंतर देख लिए। इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट था जो परीक्षा के लिहाज से। तो इसमें अब बता रहे हैं वित्त वर्ष 2024-25 में बजट का आकार देखें तो 6.1% से बढ़कर 47.66 लाख करोड़ रुपये का हो गया। व्यय में वृद्धि, पूंजीगत व्यय और सामाजिक आवंटन, इसके कारण बजट का आकार बढ़ा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 में का लेखानुदान अंतिम बजट पेश करते हुए ये चीज़ तो मैं उधर भी देखा। तो उसके बाद देखें 3 गलियारे और 400 डिब्बे। एक है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा है कि 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारे तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, इससे क्या होगा, जब गलियारा बन जाएगा, इसके पहलू को समझते हैं। तो यात्रियों के लिए सुरक्षा के साथ साथ क्या होगा ना, ये रेल की यात्रा रफ्तार बढ़ जाएगी। यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 40,000 सामान्य रेल बोगी डिब्बों का वंदे भारत मानक के अनुरूप तैयार किया जाएगा। आपको वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी पता है, कितना स्पीड चलती है, अच्छी फैसिलिटी है उसमें, सब चीज़ें। मालभाड़ा गलियारों के साथ सकल घरेलू उत्पाद को विकास दर में बढ़ोतरी होगी, ये तो सही है। इस बजट में देखें तो आवासीय योजना की पेशकश के जरिए बड़े वर्ग को आकर्षित करने की किफ़ायती मकान की घोषणा की गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि अंतरिम बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 5 साल में 2 करोड़ और सियाने तैयार करने के लिए जल्द पहल की घोषणा की। तो अंतरिम बजट में आवासीय से है, गर्भाशय कारण, कैंसर टीकाकरण, ये भी केंद्र सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए ये घोषणा किया था 2024 में। श्वेत पत्र क्या होती है, केंद्र सरकार 2014 से पहले आर्थिक और कुप्रबंधन की स्थिति पर श्वेत पत्र लेकर आएगी, बता रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की है कि उन्होंने बताया कि श्वेत पत्र से पता चलेगा कि वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, तो ये बताएंगे इसमें। उसके बाद खोला गया व्यास जी का तहखाना, सफाई के बाद हुई पूजा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बनारसी में स्थित है और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज
चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए, ये देख लिया जाए। साइबेरिया हवा पर सवार होकर आई शीतलहर, ये क्या है इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अभी यूरेशिया के उत्तर पूर्वी हिस्से की साइबेरिया हवाई हाई का उत्तर भारत में ठंड का राहत चल रहा है। उत्तर भारत में चल रही शीतलहर की साइबेरिया से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा का नतीजा है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के अध्ययन से यह सामने आया है कि यूरेशिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में जमा होने वाली ठंडी और शुष्क हवा के भंडारण को साइबेरियन हाई कहा जाता है, जिसका नतीजा शीतलहर की स्थिति साइबेरियन हाई की स्थिति नवंबर से फरवरी के बीच में देखी जाती है। ये अब ज्योग्राफी में जब आप लिखोगे तो इसमें इसको ऐड कर सकते हो। यह अध्ययन वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तापमान को लेकर प्रोफेसर लेखक कहते हैं कि शीतलहर की घटना की पहचान सामान्यकृत न्यूनतम तापमान विसंगति से की जाती है, जब मानक विचलन लगातार 4 या अधिक दिनों के लिए 0 से 2 से कम होते हैं। देखें तो इसका दिल्ली और अन्य उत्तरी हिस्से में बुधवार को भीषण ठंड का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्षेत्र के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। भारत मौसम विभाग में दिल्ली में अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो मौसम का औसत 4 डिग्री कम था। तो यह अध्ययन के मुताबिक ये पता चला है कि साइबेरियन हाई का असर उच्च अक्षांशीय मौसम कारकों से और तेज हुआ, जिससे वायुमंडलीय अवरुद्ध के रूप में जाना जाता है, और इस कारण तीखी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी ठंड जो पड़ रहा है यूरेशियाई से जो हवा आई है साइबेरियन हाई, जिसको हम साइबेरियन हाई कहते हैं, यूरेशिया के उत्तर पूर्व हिस्से में जमा होने वाली ठंडी और शुष्क हवा के भंडार को साइबेरियन हाई कहते हैं। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, बस साइबेरियन हाई क्या क्या संबंध है, तो ये है। उसके बाद देखें तो दूसरा क्या है, देखो उपराज्यपाल ने दिए मुख्य सचिव और राज्य सचिवों के विभागीय देशों के गांवों का दौरा करने का निर्णय। देखो राज्यपाल और केंद्र के बीच राज्य के बीच ना कई सारे विवाद होते रहते हैं एनी टाइम, कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से। तो इस पे आपको राज्यपाल को ज़रूर, कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ तो राज्यपाल के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। अब यहाँ पे देखो सॉरी, ये आर्टिकल बहुत आपसे इम्पोर्टेंट है। आप इसको जब अतिक्रमण से उपजी चुनौतियाँ क्या कह रहे हैं लेखक, इसको देखें। पिछले वर्ष कई देशों में अतिक्रमण के मामले हजारों लोगों को उनके आशियानों में बेदखल होना पड़ा था। ये बात सच्चाई है। देश में वन विभाग कहते हैं कि 32,591 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। इस तरह सेना की 9,375 एकड़ और रेलवे की 212 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। अगर आप देखोगे ट्रेन स्टेशन जो पटरी बिछा रखे हैं स्टेशनों के बगल में, कितना रेलवे की जगह है, उस पर क्या कर रखे हैं स्थानीय लोगों ने, उसमें घर बना लिए हैं। इससे क्या होता है ना कि विकास जब सरकार जब आती है प्राइवेट सेक्टर को देती है तो अपना ज़मीन खोजती है, फिर उसमें टाइम लगती है ना। खोजने के लिए पहले क्या करेंगे, वो सर्वेक्षण करेंगे कि मेरा ज़मीन कहाँ है, फिर पकड़ेंगे फिर। और आप भी जानते हो कि भारत सरकार की सरकार की गवर्नमेंट कितना स्लो काम चलती है, स्लो काम करेंगे इसलिए पेंडिंग हो जाते हैं। तो यही कारण है कि सरकारी ज़मीन पर इतना अतिक्रमण हो चुका है। तो दिल्ली में देखें इतना आबादी है ना, आबादी में यहाँ पे तो ट्रैफिक रूल्स, और घर तो बना ही है, घर पे भी यहाँ 20-20 मंजिल 25 मंजिल है मकानों, लेकिन यहाँ पे तो गाड़ी लगाने के लिए किसी के पास जगह नहीं है, और गाड़ी रोड पे लगा रखे हैं। तो इसकी समस्या है। भारत में लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं, तो लेखक कहते हैं। लेकिन विदेशी घुसपैठियाँ भी स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, गाँवों से शहरों की तरफ पलायन, लापरवाही इसकी बड़ी वजह है।
न्यायालय में इसे अवैध कब्जा करने वाले को सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। अभी हर जगह देखो, अभी आपको उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, उत्तराखंड भी ऐसा ही मुद्दा है, झारखंड भी ऐसा ही मुद्दा है, बिहार में ऐसा, यूपी में ऐसा ही मुद्दा है, हर जगह है ऐसा। और ये समस्या एक जगह दिल्ली का ही नहीं है, ये आपको मुंबई, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में विदेशी घुसपैठ सरकारी ज़मीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो सरकार को जरूर ध्यान देना, समस्या राज्य और केंद्र सरकार के लिए मुसीबत से, बड़ी मुसीबत से कम नहीं है ये। सरकार हटाए तो हटाए, किसको हटाएंगे, विरोध करेंगे, यहाँ पे तो वो चीज़ है। और देखें, दरअसल ये क्या है ना, अतिक्रमण की समस्या के पीछे जनसंख्या विस्फोट एक अहम वजह भी है, लेकिन इससे बड़ी वजह गाँव के से शहरों और कस्बों की ओर बढ़ता पलायन भी है। अब गांव में लोग देखो ना, ज़्यादा करके लोग रोजगार के लिए बाहर भागते हैं, तो पलायन ही तो हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट कर रही है। लॉकडाउन लगी थी, इसमें जनसंख्या कितना विस्फोट कर गया, साले चीन को ही हम लोग ऐसे कर दी कि पीछे कर दिए, चीन को इतना कर लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद क्या है, समाज सेवी और प्रशासन तो भ्रष्ट अधिकारियों पर उठते हैं, परिवार के रहने जगह मिलने, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली पानी, बस्तियां बनाने, ये कई सारी समस्या आज भी भरा पूरा हमारे समाज में है। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये लेखक कहते हैं क्या है कि भारत में अतिक्रमण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। ये लोग सरकारी ज़मीन, किसानों की ज़मीन, पट्टा पाए मजदूर और गरीबों की ज़मीन, रेलवे, भवन, वन विभाग, ग्राम समाज, लाल डोरी, गोचर ज़मीन अतिक्रमण करते हुए गए। भारत में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए अंग्रेज द्वारा भी बनाई गई थी कई सारी कानून। भारतीय दंड संहिता धारा 441 था। इस धारा के मुताबिक अतिक्रमण तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। ऐसे मामले में हर जाने और 3 महीने तक की कैद की सजा का प्रावधान है। अलग अलग प्रदेशों में ऐसे मामले अलग अलग धाराओं के तहत दंडित प्रावधान है। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि दंड का प्रावधान होते हुए भी लाखों को तादाद में अवैध तरीके से कब्जा करना मुश्किल बात, मामूली बात क्यों हो गई है। डर है कहाँ लोगों में कि भाई करेंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, ये सही ही नहीं। चलो और ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि लचीलापन है ना समस्या ये। दूसरी ओर आज़ादी के बाद से देखें तो लोगों में लचीले कानून का फ़ायदा उठाकर सरकारी और सरकारी ज़मीन पर कब्जा शुरू कर देती। राजनेता, प्रशासन, दमन, सब मिली भगत होती है ना, तभी तो होते हैं। किसी का हिम्मत है ऐसे कर लेंगे, कोई कब्जा करेगा ही नहीं, तो मिली भगत होती है। तो आर्टिकल ये है कि अतिक्रमण की, तो आप जरूर जनसत्ता पेपर पढ़ें। जनसत्ता पेपर में आपको देख रहे हैं कंटेंट कैसे आती है, बहुत अच्छा लगता है। जनसत्ता पेपर आपको पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। बजट के बारे में देखा है। गर्भाशय से कैंसर से बचाव और टीकाकरण को बढ़ावा देगी सरकार। 6 बड़ी योजनाओं से दिल्ली दौड़ेगी चुनावी बजट की गाड़ियाँ। ये तो चुनाव के लिए तो है ही ये योजना। वर्ष 2047 में विकसित भारत की नींव रखेगा बजट। रक्षा क्षेत्र का बजट 6.21 लाख करोड़ रुपया हुआ है। 2023-24 के 5.94 लाख करोड़ की तुलना में देखें तो 4.72% अधिक है। और एक और चीज़, ये हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन कर लिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को याचिका की सुनवाई के लिए गुरुवार को 3 सदस्य, इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति SM सुंदररेश और न्यायमूर्ति बेलराम त्रिपुटी की पीठ से जेल में बंद झारखंड मुक्ति याचिका शुक्रवार 10:30 बजे सुनवाई करेगी। तो सुनवाई करना शुरू करेंगे। इनमें ईडी जो अभी बवाल मचा रखे हैं, तो
पे कानून कार्रवाई की बात हो रही है। लोक कला की बात कर रही है। जयपुर में गुरुवार को जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान प्रस्तुत देता एक लोक कला के बारे में देखें। उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक, संसद सदस्य नीति प्रक्रिया में चर्चा। चुनावों से पहले ईड को पीछे लगाना गलत या लोकतांत्रिक, ये क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक पूर्व रघुराम राजन ने कहा। आरबीआई के पूर्व रह चुके गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि चुनाव से पूर्व ईडी को पीछे लगाना गलत और अलोकतांत्रिक है तथा इससे न सिर्फ नेताओं बल्कि हर किसी को परेशान होना चाहिए। ईडी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद धन शोधन के आरोपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर साहित्य महोत्सव के उद्घाटन के पहले दिन एक सत्र में राजन ने कहा कि यह सोचना कि वे सिर्फ कुछ राजनेताओं को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं, ये बात तो सही है, कहना भी सही है। आप एक नेता ही क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? देशों में तो भ्रष्टाचार तो कई लोग कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, उन पे जांच क्यों नहीं हो रही? तो होना चाहिए तो सबके लिए होनी चाहिए ना। और चुनाव के दौरान ही क्यों होती है? अगर करना ही था तो उससे पहले कर लेते ना। उससे पहले करने में क्या जा रही थी? उससे पहले नहीं की। तो इस ईद के बारे में चर्चा है। उसके बाद देखिए हाँ, एक और है। सौर प्रणाली से 1 करोड़ परिवारों को 30 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अंतरिम बजट के साथ शेयर बाजार में लुढ़का। आरबीआई ने कहा कि 2000 के नोट 2000 रुपये के 97.5% नोट वापस आए। आरबीआई ने कहा भारतीय रिजर्व बैंक 19 मई 2023 को 2000 रुपये के मूल्य के नोटों को चालन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने बोला कि 2000 के रुपये अब चलन में नहीं रहेंगे। इसे कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट चलान में थे, जबकि 31 जनवरी 2024 करोड़ बार की समाप्ति पर यह राशि घटकर 8,897 करोड़ रुपये रह गए। इस प्रकार 19 मई 2023 तक चलने में 2000 रुपये की कुल बैंक की नोट 97.5% हिस्सा वापस आ चुका है। और आरबीआई के किसी भी कार्यालय में जाकर इंडिया पोस्ट पेमेंट के माध्यम 2000 रुपये के नोट भेज सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अन्य बजट के किसानों को राहत क्या है। कृषि मंत्रालय ने 1.27 लाख करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया। अमेरिका से 31 MQ 9 सशस्त्र खरीदेगी। भारत जो है ड्रोन खरीदेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने यह बयान दिया। MQ-9B एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदेगा भारत, और इसको LAC जो चीन की बॉर्डर है उस जगह लगाया जाएगा निगरानी के लिए। इसके साथ ही 3 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत भारत को 31 आधुनिक ड्रोन मिलेंगे। इनमें से 15 सी गार्जियन ड्रोन नौसैनिक को मिलेगा, जबकि थल और वायुसेना को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। अमेरिका से जाना होगा महंगा। बाइडेन सरकार ने बढ़ाया वीज़ा शुल्क। अमेरिका जाना होगा महंगा, बाइडेन सरकार ने शुल्क बढ़ाया। देखो क्या है ये चर्चा। अमेरिका ने भारतीयों के वीज़ा समेत लोकप्रिय H1 वीज़ा, L1 वीज़ा और EB-5 जैसे गैर अप्रवासी वीज़ा की श्रेणी में आते हैं। वर्ष 2016 के बाद पहली बार शुल्क बढ़ोतरी की जा रही है और यह 1 अप्रैल से लागू हो।
H1 वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिका कंपनी की विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायिकों में नियुक्ति करने की अनुमति देता है। जैसे कि आप जाओगे विदेश काम करने के लिए तो आप H1 वीज़ा लेके जाओगे, ठीक है। तो H1 वीज़ा चर्चा में, तो इसको आप गूगल पे जरूर सर्च करके टाइप कर लें। ब्रिटिश अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के मुकदमे को खारिज किया। उसके बाद देखो खेल मंत्रालय के बजट में करीब 45 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। भारतीय पुरुष टीम की कमान संभालेंगे हरमनप्रीत। मुझे लग रहा है इतना ही था आज के लिए, फिर नेक्स्ट